मुझे ये जानकारी मिली थी कि आप लोग 12 बजे से यहाँ पे एकत्रित हुए थे। और बड़ा नमन है, सबको पता है जिस तरीके से आप सबने यहाँ पे आकर के भाषण भी दी, स्पीच भी दी, सब लोगों ने अपने अपने स्तर पे जो कुछ जानकारी थी बताई। बाल विवाह का सीधा सा मतलब 18 और 21 साल से कम के बच्चों की शादी होना है, और 18 और 21 से कम का मतलब 17 साल 11 महीने और 29 दिन या 20 साल 11 महीने 29 दिन वाला विवाह भी हालांकि बाल विवाह है, लेकिन जो छोटे बच्चों का विवाह होता है जिसमें उनको ही नहीं पता होता है कि ये क्या हो रहा है हमारे साथ, गुड्डे गुड़िया का खेल जैसा होता है। मैंने तो यहाँ तक देखा कि ग्रामीण परिवेश में जो बाल विवाह होते हैं वो बाल विवाह ऐसे होते हैं जिनमें जो माँ बाप होते हैं बच्चों के, उन बच्चों को गोद में लेकर के और फेरे करा देते हैं। होता है ना ऐसा, तो उन बच्चों को पता ही नहीं होता है, और जब वो बड़े होते हैं तब उनको इस शादी की जो इम्पोर्टेंस होती है वो उनको बाद में समझ में आती है। ये बात अभी मैम ने जब अपना उद्बोधन शुरू किया तो उन्होंने कहा था कि बहुत सारे बच्चे अभी होंगे ऐसे जिनका बाल विवाह हुआ होगा, निश्चित रूप से हुआ होगा, जो एक दूसरे को देख भी रहे होंगे कि हाँ मेरा बाल विवाह हुआ है। बाल विवाह हो जाना अपराध है, और उसका जो दुष्परिणाम है वो इस हद तक है कि बाल विवाह की कानूनन मान्यता क्या है। बाल विवाह तो हो गया, बट उसको अगर खत्म नहीं किया गया तो वो बाल विवाह क्या मान्यता प्राप्त एक विवाह होगा हमारे समाज में। मैं उसके लिए आपको कानून की स्थिति बता देता हूं। कानून की स्थिति है कि यदि, और आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट नॉलेज है, जिसका बाल विवाह हो गया वो व्यक्ति, चाहे वो महिला हो चाहे पुरुष हो, वो अपने 18 वर्ष की आयु पूरी करने के बाद 1 साल के अंदर या 2 साल के अंदर पारिवारिक न्यायालय में एप्लीकेशन लगा के अपने उस बाल विवाह को शून्य घोषित करवा सकता है। शून्य का मतलब होता है खत्म करवा देना, वॉइड करवा सकता है। तो अगर कोई ऐसा आदरणीय गुरुजन यहाँ बैठा है जिसका बाल विवाह हुआ है, और वो अगर चाहता है कि मैं उस बाल विवाह के समय ना समझता, मुझे नहीं पता है और उसकी शादी कंज्यूम नहीं हुई है, तो वो चाहे तो अपने विवाह को नल एंड वॉइड कोर्ट से डिक्लेयर करा सकता है। ये तो हो गई देखो कानून की बात। बाल विवाह होते क्यों हैं? बेटियों के साथ जो बर्ताव होता है कि बेटी पैदा होते ही एक अलग सा बर्डन फील हो जाता है कि भाई बेटी हो गई, अब तो इसकी शादी करनी है, इसके लिए दहेज इकट्ठा करना है। तो सबसे बड़ी समस्या बेटी के पैदा होते ही मानसिक रूप से बाहर उस पिता पे आना शुरू हो जाता है। और उसके पीछे कारण जो मुझसे पहले सभी बच्चों ने भी, आदरणीय गुरुजनों ने भी बताया है कि जब शादी होती है तो इतना खर्चा होता है जिसकी वजह से वो व्यक्ति जिसकी बेटी की शादी होनी है उसे कर्जा लेना पड़ता है। और आजकल एक जो प्रतियोगिता समाज में अंधाधुंध चल रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा पैसा खर्च करो, ज़्यादा से ज़्यादा दिखावा करो कि इसने इतना पैसा लगाया तो मुझे इतना पैसा लगाना है, इसने ये गाड़ी दी है तो मुझे बड़ी गाड़ी देनी है। ये भी एक ऐसी भूड़ बची हुई है जिसकी वजह से भी आदमी के ऊपर बर्डन आता है कि हाँ बहुत पैसा चाहिए शादी के लिए। दूसरी एक बात और शुरू हो जाती है दहेज की। देखो दहेज और बाल विवाह दोनों एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड हैं। लड़के यहाँ पे बैठे हुए हैं सब वेल, और अभी शायद आप सभी की जो उम्र है जिनका बाल विवाह नहीं हुआ है वो सभी अभी अबाउट टू मैरिज है, सबकी लगभग शादी की उम्र है। दहेज के बारे में मैं आप लोगों को एक बहुत अच्छी जानकारी बता दूं कि दहेज जैसे रिश्वत लेना और देना दोनों अपराध होता है ना, रिश्वत जो दे रहा है वो भी अपराधी है और जो रिश्वत ले रहा है वो भी अपराधी है। ऐसे भैया दहेज देना भी तो देता है वो भी अपराधी है और जो लेता है वो भी अपराधी है। तो रही की जो दहेज इस समाज का, जैसे बाल विवाह एक बहुत बड़ा अभिशाप है, उससे भी बड़ा अभिशाप हमारा दहेज लेना भी बहुत बड़ा, जिसकी वजह से ये शायद बाल विवाह भी करना होता है, कई चीजें हैं। तो दहेज लेना और दहेज देना, जो हमारे कोर्ट्स में जो मैटर आते हैं उन मैटर्स में ये आता है कि साहब दहेज इन्होंने मांगा और मैंने इनको दहेज दिया।
जो कंप्लेंट्स आती हैं उसकी जो लैंग्वेज होती है ना वो ऐसी होती है कि मेरा विवाह इतने दिनांक को इसके साथ हुआ था, शादी में मैंने अपनी हैसियत से ज़्यादा दान दहेज अपनी बेटी को दिया था। तो जो ये लाइन जो लिख देते हैं ना, दान दहेज दिया था, तो ये मान लेते हैं कि हमने दहेज दिया है, और दहेज देना भी एक अपराध है। तो जहाँ दहेज लेने वाला अपराधी हो जाता है, वहीं जो दहेज दे रहा है वो भी अपराधी है। इसलिए ये बात आप लोगों को ध्यान रखनी चाहिए कि अगर आपके पिताजी इस दहेज को लेकर के आपके विवाह में किसी भी तरीके की कोई बात करते हैं, और अगर आपका होने वाला पति इसको लेकर के अगर किसी तरीके की कोई डिमांड करता है, तो पहली बात तो आपको ऐसी शादी से बिल्कुल मना कर देना चाहिए। जो आदमी शादी से पहले ही भीख मांग रहा हो, वो व्यक्ति शादी के बाद आपको क्या संभालेगा और वो क्या आपकी रक्षा करेगा, जिसने शादी से पहले भीख मांगना शुरू किया। और शादी एक भीख से ज़्यादा और कुछ नहीं है। मैं आपको ये भी बता दूं कि बीइंग एडीजे, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज इज माय डेजिग्नेशन, मैं सिर्फ भाषण के लिए ये बात नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि टॉपिक आ गया इसलिए बड़ा रेलेवेंट है। मैं जब 2011 में आरजे सेलेक्ट हुआ, मैं उस टाइम बैचलर था। जब मेरी शादी की बात आई तो हमारे यहाँ समाज में ना एक बड़ी परिपाटी है, जब कोई आदमी पब्लिक सर्वेंट बन जाता है, जिसकी नौकरी लग जाती है, तो सोसाइटी में उसकी रेट बढ़ जाती है। होता है ना ऐसा? जिसकी शादी बहुत कम पैसे में हो जाती है, बेरोजगार की, या जो अनएम्प्लॉयड है, बट जिसको एम्प्लॉयमेंट मिल जाता है और वो कोई बड़ा अफसर बन जाता है, तो मान के चलो उसकी रेट बहुत ज़्यादा हो जाती है। जब मैं खुद पे इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जो मैं कह रहा हूँ बिल्कुल सच है, बनावटी बात मैं बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ। जब मेरी शादी तय हुई, मेरी शादी लव कम अरेंज थी, तो मेरे जो ससुर जी थे, जब बात हुई तो मैंने उनको मना कर दिया कि आप प्लीज़ ऐसी कोई धारणा मन में मत रखना कि भाई मैं आज मजिस्ट्रेट हूँ तो बहुत मेरी अपेक्षा होगी, बहुत कुछ ऐसा होगा। लेकिन आप ये सोचो, सोसाइटी में कितने अंदर तक ये बात घुसी हुई है कि कोई इस बात को स्वीकार ही नहीं करता। आ रही है मेरी आवाज? तो हुआ क्या, मैं बात की गंभीरता ये बताना चाह रहा हूँ कि मानसिकता इस कदर अंदर घुसी हुई है कि वो आप कोशिश भी अगर करते हो तो भी मानसिकता ये है कि नहीं, कहने के लिए कोई आदमी हमें ये कह रहा है कि हमें दहेज नहीं चाहिए, लेकिन चाहिए, और समाज को दिखाने के लिए मुझे देना पड़ेगा। अब मेरी खुद की शादी का इंस्टांस मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ, हुआ यही। मैंने बिल्कुल साफ मना किया कि नहीं भाई, मुझे बिल्कुल नहीं चाहिए, और आप ये सोचना भी मत कि मैं कहने के लिए कह रहा हूँ। बट फिर भी मेरे जो ससुर जी थे वो नहीं माने, और जब मेरा लगन जो होता है, जब सगाई हुई, तब वो कुछ कैश पैसा ले आए देने के लिए, क्योंकि उन्होंने अपनी बड़ी बेटी की शादी में हुई थी। मैं चूंकि मना कर चुका था उनको बहुत अच्छे से कि भाई आप ऐसा कुछ मत करना, वो ले आए। तो जब ऐसी कोई सामने चीज आई, मैंने उनको मना कर दिया कि इसको आप वापस ले जाओ, मुझे नहीं चाहिए। बड़ा बवाल हुआ। उन्होंने कहा नहीं, ये तो हमारी इज्जत का सवाल है, समाज में क्या मैसेज जाएगा कि मैंने मेरी बेटी की शादी में कुछ नहीं किया। ये मानसिकता मैं एक पिता की बता रहा हूँ जो किस कदर घर की हुई है। जब मेरी शादी हुई, मेरे मना करने के बावजूद, और इतना मना करने के बावजूद कि मैंने सगाई में उनको सारा पैसा उस टाइम लौटाया, झगड़ा करके लौटाया, तो जब मेरी शादी हुई तब मेरे ससुर जी ने पीछे से जो दहेज का सामान होता है ना, जो कि घर का, वो उन्होंने खरीद लिया और किसी और जगह रखवा दिया जिससे मुझे पता नहीं चले। अब जब मेरी जब शादी के बाद में जब मेरी वाइफ को जब विदा करने की बात आई, तो सुबह सुबह वो जो एक अपने इंडियन सोसाइटी में होता है कि भाई सामान लाएगा, ट्रक लाओ, फलाना लाओ, ढुकाना लाओ, ये सब चीजें आई। तब मेरे पास जब ये जानकारी आई, तब हमारे लिटरली आपस में झगड़ा हो गया। हमने मना कर दिया कि हम तो नहीं लेके जाएंगे, हमने आपको मना कर दिया था। तो मैंने मेरे शब्द मुझे याद है, मैं मार्किंग माय वर्ड्स, मैंने उनको ये तक कह दिया था कि आपको एक चॉइस मैं दे सकता हूं कि या तो ये सामान जाएगा या आपकी बेटी मेरे साथ जाएगी। और जब इतनी बड़ी बात हो जाती है तो फिर वो सामान तो जा ही नहीं सकता था, और मेरी तो लव मैरिज थी, तो बात थी नहीं। लेकिन मेरा कहने का जो मेरी मंशा है वो ये है कि सोसाइटी में
इस कदर ये जो बात है कि हमें दहेज देना ही है, बेटी के पिता के अंदर जो मन में ये बात है कि कुछ लोग दहेज को समाज की आवश्यक बुराई के रूप में रखते हैं कि नहीं है तो बुराई, लेकिन देना है, चाहे वो स्टेटस सिंबल हो। लेकिन हम अगर ये तय कर ले कि हमें इस बुराई से बहुत दूरी बनानी है और हमको एग्जाम्पल खुद को ही सेट करना है, तो देखो किया जा सकता है। तो आप लोग चूंकि अभी जिस प्रोफेशनल डिग्री को लेने वाले हो, निश्चित रूप से आप लोग सरकारी सेवा में भी जाओगे, तो जो ये रेट बढ़ने वाली बात है ना, ये दिमाग से निकाल देना। ये एक भीख है जो एक नाकाबिल, एक अपंग विकलांग व्यक्ति अपेक्षा कर सकता है, एक काबिल व्यक्ति कभी ऐसी अपेक्षा नहीं करेगा। तो इस बात को जब आप काबिल बन जाओगे, आप एम्प्लॉयमेंट आपको मिल जाएगा, किसी सरकारी सेवा में आ जाएंगे, आप इस बात को बिल्कुल दिमाग से निकाल देना कि कोई अपेक्षा आपके अंदर हो कि अब मेरी रेट बढ़ गई है, मैं टीचर बन गया हूं तो मुझे अब 50 लाख रुपए दहेज में मिलेंगे। अगर ऐसी मानसिकता रखते हो तो आपसे ज्यादा घटिया इंसान इस धरती पे नहीं होगा। तो दहेज, और मैं आप सब मेरी छोटी बहन जैसी है, मैं आप सबको भी कहता हूं कि अगर कोई व्यक्ति आपसे अगर इस तरीके की अपेक्षा कर ले पहले या बाद में, आप उसको मुकदमा तो दर्ज कराओ ही कराओ, जो कुछ आप कर सकते हो उसके खिलाफ आपको करना चाहिए और तुरंत छोड़ देना चाहिए ऐसे व्यक्ति को। ऐसे व्यक्ति के साथ जीवन बर्बाद करने से बेटर है अपने आप को मूव ऑन करना चाहिए, आगे ऊंची बुलंदियों पे जाना चाहिए। तो बात घूम फिर के आती है हमारी बाल विवाह पे। देखो बाल विवाह के कारण बहुत है। आप लोग चूंकि अब टीचर हो, आप लोग अब जब समाज में जाओगे, 12 तारीख को मैम ने भी बताया देवउठनी 11 है, और देवउठनी 11 के ऊपर ये बहुत आयात में आपके क्षेत्रों में आसपास बाल विवाह होंगे। किसी की पीड़ा को देखो समझना, सच में समझना कि एक वो बच्ची जो 12-13 साल की एक बच्ची होगी और उसकी शादी कर दी जाएगी, जो खुद नहीं समझ सकती, उसको जाना पड़ेगा ससुराल और एक परिवार को संभालना पड़ेगा। उस बच्ची के साथ क्या बीतने वाली है सोच के भी हमको दर्द होता है कि वो ऐसी छोटी बच्ची के साथ क्या होगा। दूसरा, वो जो लड़का उसको लेके जाएगा उसके साथ भी क्या होगा, क्योंकि उसको भी एक इतनी कच्ची उम्र में बहुत सारी जिम्मेदारियां निभानी पड़ेगी, उसको भी अपनी एक लड़की की जिम्मेदारी निभानी पड़ेगी और समय से पहले उसको कहीं ना कहीं कुछ रोजगार भी करना पड़ेगा। नहीं करेगा तो बीवी की तरफ से ताना आएगा, नहीं परिवार की तरफ से ताना आएगा। तो ऐसी सब समस्याओं से बचने के लिए जो मैम ने भी कहा, हमारी सबकी जिम्मेदारी है, हमारी राष्ट्र के प्रति भी जिम्मेदारी है कि हमको इन सब चीजों से बचने के जो भी प्रयास हो सकते हैं, बहुत अच्छी कहावत है, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। समस्या हो जाएगी उसके बाद समाधान करने से बेटर है हम उसकी शादी को पहले ही रोक दें। और अगर आपने रोका तो आप मान के चलो ईश्वर के यहाँ पे जो पुण्य का घड़ा जो भी होता होगा उसमें आपका क्रेडिट बहुत ऊपर चला जाएगा और आपके जीवन में जो लक नाम की चीज होती है वो सारी चीजें बहुत अच्छे से काम करेगी, पॉजिटिव वाइब्स आएगी। लेकिन उसके लिए आपको अपनी जिम्मेदारी निभानी पड़ेगी, राष्ट्र के प्रति जो हमारा कर्तव्य है उसको आपको समझना पड़ेगा और उसको निभाना भी पड़ेगा। कानून की जब हम और बात करते हैं तो किसी भी बाल विवाह में जाने वाला, खाने वाला, नाचने वाला, बजाने वाला, उसमें सेलिब्रेट करने वाला हर आदमी 2 साल की सजा का पात्र है। और ये जो अपराध है ये एक संज्ञेय अपराध है जिसमें कोई भी व्यक्ति पूरे हिंदुस्तान में FIR दर्ज करवा सकता है। तो ये कोई ये ना सोचे कि भाई मैं तो इसमें पार्टी नहीं हूं, मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है तो मैं इसमें कार्रवाई कर सकता हूं या नहीं कर सकता। कोई भी व्यक्ति FIR दर्ज करा सकता है। FIR दर्ज कराने के लिए तो बहुत बड़ी हिम्मत चाहिए, लेकिन जो मैडम ने भी अभी बताया कि 30 सेकंड का कॉल करने में कोई हिम्मत नहीं चाहिए, कोई किसी तरीके का पैसा नहीं लगता, कोई बहुत बड़ा काम नहीं करना है, सिर्फ 30 सेकंड का एक कॉल है जो आपको सिर्फ सूचना भर देनी है कि ये मेरे पड़ोस में या मेरे यहाँ पे इस फलाना व्यक्ति के घर में बाल विवाह हो रहा है, इसकी सूचना दे दो। आपकी कोई जानकारी उजागर नहीं होती है, कोई भी ये नहीं पूछेगा आपसे कि आप कहां से बोल रहे हो। नंबर जो मैडम ने बताया, हम जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की तरफ से काम करते हैं तो हमारा एक हेल्पलाइन नंबर है, उसका नंबर है 5100। ये हेल्पलाइन नंबर ऑलवेज ओपन रहता है। जब भी आप कॉल मिलाओगे आपको आंसर मिलेगा। आपसे नाम पता नहीं पूछेंगे बट लेकिन अगर आप चाहोगे तो बताना, नहीं चाहते तो आपको नहीं बताना।
लेकिन अपनी जिम्मेदारी को समझना है, अपनी जिम्मेदारी को निभाना भी है। बहुत ज़्यादा समय चूंकि देखो मैं नहीं लूँगा, आप लोगों ने, कुछ लोगों ने पेंटिंग्स बनाई थी, मैंने देखी, बहुत सुंदर पेंटिंग बनाई थी आप सबने, बहुत अच्छे कंसेप्ट के साथ बनाई। बहुत सारे बच्चों ने यहाँ करके बहुत सारी बातें बताई। एक बात मुझे क्लिक करी थी, जिन्होंने ये कहा था कि बच्चियों की शादी का जो बेसिक रीज़न है वो है गरीबी। 4 बच्चे जिनके होते हैं और एक ही खर्चे में, एक ही फंक्शन में वो चारों बच्चियों की शादी कर देना चाहते हैं, पैसा बचाना चाहते हैं। बात बिल्कुल जायज़ है कि गरीबी एक बहुत बड़ी समस्या है, लेकिन एक उस बच्ची के भविष्य से ज़्यादा बड़ी नहीं है। उस बच्ची जो खुद अभी पढ़ना चाहती है, खेलना चाहती है, उसका बचपन छीन लेना सिर्फ इसलिए कि भाई 4 फंक्शन हो। मत करो 4 फंक्शन। कौन कहता है कि आपको 50 लाख शादी में लगाने, 10 लाख लगाने, 5 लाख लगाने। कोर्ट मैरिज भी एक साधन होता है, सामूहिक विवाह भी एक बहुत बड़ा साधन है जहाँ पे आप बच्चों की शादी कर सकते हैं, कोई पैसा नहीं लगता, इवन उनको सहायता मिलती है। इसके अलावा और मैं एक चीज बताऊं, इंटरकास्ट मैरिज, इंटरकास्ट मैरिज पे सरकार 10 लाख रुपए उस कपल को देती है, पता है आपको? और 10 लाख रुपए देने का जो प्रोसीजर है वो भी बहुत टेक्निकल नहीं है, बहुत इजी है, बहुत इजी सर। उनका सिर्फ सर्टिफिकेट लगता है, बैंक अकाउंट्स की कॉपी लगती है और उनको किस्तों में 10 लाख रुपए का भुगतान होता है। और बताओ क्या चाहिए? गवर्नमेंट पैसा 10 लाख रुपए ठीक है देती है, सामूहिक विवाह करने चाहिए। और देखो समस्याएं सबके साथ होती है, समस्याओं के साथ तो जीना और उन समस्याओं को पार पाना। 4 लाइनें मुझे आज बैठे बैठे अभी याद आई, 4 लाइनें हैं छोटी सी जो मुझे याद आई कि मिलता कहाँ है कोई हजारों के दरमियां, मिलता कहाँ है कोई हजारों के दरमियां, वो चांद जिस तरह बहा सितारों के दरमियां। हमने खुशी से जिंदगी कांटों में है गुजारी, कुछ लोग परेशान है बहारों के दरमियां।